नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ हेमा कुशवाहा। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती को नई मजबूती, रक्षा ऊर्जा समेत कई अहम समझौते। डीआरडीओ का पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट सफल, भारत की मारक क्षमता बढ़ी। राम मंदिर चोरी केस में बड़ा खुलासा, नकदी जेवर और कार बरामद। ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, 90 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। टीएमसी को हाई कोर्ट से राहत, फ्रीज बैंक खाते शर्तों के साथ चालू। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई मजबूती मिली है। मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 30,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सभागार में मोदी मोदी के नारे गूंजे, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोस्ती की जीत है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी। दोनों देशों ने यूरेनियम निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा, समृद्धि सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में हिंदू प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास को नई गति देगी। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी का भी बहुत आभारी हूं। आप सिडनी में भी साथ थे और आज यहां मेलबर्न में भी भारतीय कम्युनिटी के बीच आए हैं और ये एक प्रकार से फुल सर्कल हो गया है। अहमदाबाद, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, और मेलबर्न जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे हैं। भारत ने एक बार फिर रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज ग्राउंडेड रॉकेट सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री के अनुसार रॉकेट ने तय 60 किलोमीटर की रेंज में सफल उड़ान भरते हुए सभी तकनीकी मानकों को पूरा किया और बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद दिया। परीक्षण के दौरान रॉकेट ने सभी निर्धारित मैन्यूअर भी सफलतापूर्वक पूरे किए। इस रॉकेट को पहले से सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से दागा गया, जिससे यह भी साबित हुआ कि यह एक ही लॉन्चर से अलग अलग रेंज वाले पिनाका रॉकेट संचालित किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई देते हुए इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए बड़ी उपलब्धि साबित की है। इससे पहले दिसंबर 2025 में इसी रॉकेट का 120 किलोमीटर रेंज तक सफल परीक्षण किया गया था, जहां लगातार सफल परीक्षणों के साथ पिनाका प्रणाली भारतीय सेना की मारक क्षमता और दुश्मनी पर सटीक प्रहार करने की ताकत और मजबूती करेगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों को निशानदेही पर देर रात कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें नकदी, सोने के जेवर और एक कार भी बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अनुकल्प के पास से 20,000 रुपए नगद, सोने की चेन, मोबाइल फोन और उसके पिता के नाम पर खरीदी गई डिजायर कार बरामद की गई है। वहीं आरोपी लवकुश के पास 38,000 रुपए नगद और उसकी पत्नी को उपहार में दिया गया सोने का लॉकेट भी बरामद हुआ है। आरोपी करुणेश के कब्जे से 15,000 रुपए नगद मिले हैं। जांच में आरोपियों के बैंक खातों से जुड़े लेन देन के अहम सबूत सामने आए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि चोरी के पैसे को वैध दिखाने के लिए अलग-अलग खातों के जरिए रकम ट्रांसफर की गई थी। सूत्रों के अनुसार महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने अकाउंट सोर्स कर्मचारियों को भर्ती किया गया था। इन कर्मचारियों का काम दान पात्र से निकले नोटों को सीधा करना और अलग-अलग रखना था, जबकि नोटों की गिनती एसबीआई की हाईटेक मशीनों और बैंक कर्मचारियों की निगरानी में होती थी। अब जांच में इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि जब नोटों की गिनती बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में हो रही थी, तब कथित तौर पे चोरी कैसे हुई। इसी कड़ी में एसबीआई के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस जल्द ही बैंक अधिकारियों और मंदिर प्रबंध से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज करवा सकती है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक करते हुए करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, नौसैनिक ठिकानों और सैन्य लॉजिस्टिक्स से जुड़े अहम ठिकानों को टारगेट किया गया था। वहीं ईरान की सरकार समाचार एजेंसी का दावा है कि खुजेकिस्तान प्रांत में हुए हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घायल हो चुके हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य भी जारी है। अमेरिका का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और समुद्र सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंताओं को और भी बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पार्टी को फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों को शर्तों के साथ दोबारा इस्तेमाल करने की अस्थायी अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूत इतने मजबूत नहीं है कि खातों को पूरी तरह फ्रीज रखा जाए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीएमसी इन खातों का इस्तेमाल सिर्फ रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए कर सकेगी। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिन सुब्रेट को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिनकी निगरानी में खातों का संचालन होगा। यह व्यवस्था 30 दिसंबर तक लागू रहेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन बैंक खाते फ्रीज किए जाने पर भी सवाल उठाए। वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह आदेश किसी गुट को तृणमूल कांग्रेस का असली संगठन मानने का फैसला नहीं है। पार्टी से जुड़ा यह विवाद फिलहाल चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया है। सोनम ने अदालत से कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। सोनम का कहना है कि अभियोजना का पूरा मामला केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित है। सोनम ने दावा किया है कि वह जांच और ट्रायल के दौरान लगातार अदालत और जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रही है और उसने जमानत की भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। हलफनामे में सोनम ने यह भी कहा है कि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और मामले में अब उसको किसी भी तरह की बरामदगी बाकी नहीं है।
ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ या जांच एजेंसियों को प्रभावित करने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। दरअसल मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की है। इस पर सुनवाई के दौरान सोनम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे दोबारा जेल भेजने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर माता पिता अपनी संपत्ति इस शर्त पर बच्चों के नाम करते हैं कि वो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करते, तो माता पिता अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। यह मामला मुंबई के लोअर परेल स्थित एक फ्लैट से जुड़ा हुआ है। पिता ने 2023 में गिफ्ट के जरिए अपना फ्लैट बेटे के नाम कर दिया था। बदले में शर्त थी कि बेटा जीवन भर अपने माता पिता की देखभाल करेगा और उन्हें रहने खाने सहित सभी जरूरी सुविधाएं देगा। लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई और बुजुर्ग पिता का आरोप है कि बेटे ने उनकी देखभाल करनी भी बंद कर दी, जिसके बाद उन्हें अपनी पत्नी के साथ घर को छोड़ना पड़ा। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और ट्रिब्यूनल ने बेटे को फ्लैट खाली कर माता पिता को वापस सौंपने का आदेश दे दिया। बेटे ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संपत्ति देने की शर्त पूरी नहीं होगी तो कानून के तहत गिफ्ट डील रद्द कर दी जा सकती है और संपत्ति वापस ली जा सकती है। अदालत का यह फैसला बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। अगर आप स्पैम कॉल से बचने के लिए ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। ट्राई और ट्रू कॉलर के बीच एक नियमों को लेकर के विवाद हो चुका है। ट्राई चाहता है कि 140 और 1600 सीरीज के नंबरों को कॉलर आईडी ऐप स्पैम के तौर पर टैग या ब्लॉक ना करे। इन नंबरों का इस्तेमाल बैंक, बीमा कंपनियां और टेलीकॉमर्स सेवाएं करती हैं। वहीं ट्रू कॉलर का कहना है कि अगर इन नंबरों पर स्पैम अलर्ट नहीं दिखाया गया तो साइबर ठगी और फर्जी कॉल्स का खतरा भी बढ़ सकता है। कंपनियों के मुताबिक हर दिन बड़ी संख्या में यूजर्स 140 और 1600 सीरीज की कॉल्स खुद ब्लॉक कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रू कॉलर ने अब फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड नाम का नया लेवल शुरू कर दिया है ताकि यूजर्स सतर्क रहे। फिलहाल ट्राई ने सरकार से ऐसे कॉलर आईडी ऐप्स पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त अधिकार भी मांगे हैं। अगर सरकार नए नियम लागू करती है तो आने वाले समय में ट्रू कॉलर समेत दूसरे स्पैम डिटेक्शन ऐप्स के काम करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। BSNL ने भारत में अपना नया सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया है। यह कोई सामान्य मोबाइल फोन नहीं बल्कि एक ऐसा डिवाइस है जो उन इलाकों में भी काम करेगा जहां मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब रहता है। इस फोन की कीमत 1,34,000 रुपए रखी गई है, जो कोई प्रीमियम स्मार्टफोन से भी ज्यादा है। BSNL के मुताबिक यह सैटेलाइट फोन खासतौर पर रक्षा सेवाओं, आपदा प्रबंधन, समुद्री क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। यह पारंपरिक मोबाइल टावरों की बजाय सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए कॉलिंग की सुविधाएं देता है, जिससे नो नेटवर्क वाले इलाकों में भी संपर्क बना रहता है। हालांकि इस फोन को लेकर हर कोई नहीं खरीद सकता और कई दावे भी किए जा रहे हैं। इसे लेने के लिए दूरसंचार विभाग यानी DOT की विशेष अनुमति भी जरूरी होगी। BSNL ने इस फोन को वैश्विक सैटेलाइट सेवा प्रदाता इनमार्टसेट के सहयोग से विकसित किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह फोन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भरोसेमंद संचार उपलब्ध कराने में सक्षम है। सावन शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी की है। अब कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी, जबकि आवाज की सीमा भी 75 डेसिबल ही तय की गई है। यात्रा के दौरान केवल भक्ति गीत बजाने की अनुमति है। अश्लील या धार्मिक भावनाएं आहत
करने वाले गानों पर पूरी की पूरी पाबंदी लगाई गई है। अस्पतालों के आसपास डीजे लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में QR कोड लगाना अनिवार्य होगा ताकि श्रद्धालु संचालक का नाम और खाने पीने की तय कर सके। भारत में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद के बीच अब E25, E30, E85 और E100 फ्यूल पर भी चर्चाएं तेज हो गई है। कई लोग एथेनॉल मिश्रित ईंधन से इंजन और माइलेज पर असर पड़ने की बात कर रहे हैं। इसी बीच ब्राजील का मॉड्यूल चर्चा में है, जहां दशकों से हाई एथेनॉल फ्यूल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्राजील ने 1970 के दशक में गन्ने से बनने वाले इथेनॉल को बढ़ावा दिया और 2003 में फ्लेक्स फ्यूल ईंधन शुरू कर दिए गए थे, जिसमें चालक पेट्रोल या इथेनॉल अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते थे। वहीं भारत में फिलहाल E20 प्रमुख रूप से उपलब्ध है और सरकार आगे E25, E30, E85 व E100 को लेकर भी तैयारी कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या भारत भी ब्राजील की तरह विकल्प आधारित मॉडल अपना पाएगा? डायबिटीज के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब रोज रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में पहली बार ऐसी इंसुलिन लॉन्च हो गई है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना होगा। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक ने अक्विली नाम की नई बेसल इंसुलिन भारत में लॉन्च कर दी है। यह इंसुलिन टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के डायबिटीज मरीजों के लिए है। कंपनी का दावा है कि यह दवा पूरे सप्ताह शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन छोड़ती है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जहां पहले मरीजों को साल भर में 365 इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते थे, वहीं अब सिर्फ 52 इंजेक्शन से इलाज संभव हो सकेगा। क्लिनिकल ट्रायल में भी इस इंसुलिन को प्रभावी और सुरक्षित पाया गया है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं। ऐसे में नई इंसुलिन के आने से मरीजों के लिए इलाज से पहले अधिक आसान, सुविधाजनक होने की उम्मीद है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.